गुड इवनिंग। एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कोशिकांग के बारे में देख रहे थे, बायोलॉजी में हम लोग कोशिकांग के पार्ट को देख रहे थे। उसमें हम लोग काफ़ी कोशिकांगों को देख लिया है, तो अब उसमें से हम लोग का कुछ बचे हैं जिसमें हम लोग क्रोमोसोम और न्यूक्लिक अम्ल की चर्चा कर रहे थे। और न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड आज के भी हमारे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्लों का जो प्रत्येक अणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है और इन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के जो अणु होते हैं वो निम्नलिखित पदार्थों के अणु पाए जाते हैं, जैसे शर्करा है, फास्फेट है, नाइट्रोजनी क्षार है और इसके अंतर्गत भी काफ़ी कुछ है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं उसके बारे में और डिटेल चर्चा करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, डीएनए के अणुसूत्र का व्यास कितना होता है? डीएनए के अणुसूत्र का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, 80 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम, 60 एंगस्ट्रॉम। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए डीएनए का अणुसूत्र कितना होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसकी जो खोज है वो जेडी वाटसन एवं FHC क्रीक ने सन 1953 में की थी। इसकी रचना की जो मॉडल दिया था इन्होंने दिया था, वाटसन और क्रीक ने दिया था और उसकी इन्हीं के नाम पर ही वाटसन क्रीक मॉडल भी इसे कहते हैं। और इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होती है उसकी जो रचना होती है 2 पॉलीन्यूक्लियाइड चेनों द्वारा होती है और ये विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार रचना बनाती हैं और दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं। और इसके लिए वाटसन और क्रीक तथा विल्किंस को सम्मिलित रूप से सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और डीएनए जो होते हैं आपके, ये जो है डीएनए 2 प्रकार के होते हैं। द्विकुंडल के आधार पर भी डीएनए को 2 प्रकार में बांटा गया है। और जो ये होते हैं आपके डीएनए जो होते हैं इनके कई लक्षण भी होते हैं, जैसे ये डीएनए द्विचक्राकार रचना होती है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनें जो होती है एक अक्ष पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में कुंडली अथवा रस्सी की तरह घिरी होती हैं, रस्सी की तरह ऐठी हुई होती हैं। फिर दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं और बंध बेस जोड़ों के बीच में पाए जाते हैं। एडेनिन और थायमिन या एडेनिन थायमिन जो बेस जोड़ होते हैं उनके बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बंध और ग्वानिन और साइटोन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और जो 2 बेस जोड़ों के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक मोड़ में 10 बेस जोड़ पाए जाते हैं। और डीएनए के अणु का जो व्यास होता है वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये ए जो लिखा है ये एंगस्ट्रॉम का मात्रक है। तो डीएनए के जो अणुसूत्र का व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और डीएनए का जो प्रकार होता है ये द्विकुंडल के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए, वामावर्त डीएनए। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विकुंडल के घूर्णन के आधार पर डीएनए के प्रकार में शामिल है दक्षिणावर्त डीएनए, वामावर्त डीएनए, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि द्विकुंडल के आधार पर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि द्विकुंडल के घूर्णन के आधार पर डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए जिसे हम वी डीएनए भी कहते हैं, बी डीएनए कहते हैं दक्षिणावर्त डीएनए, और वामावर्त डीएनए जिसे हम जेड डीएनए कहते हैं। राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो दक्षिणावर्त को बी डीएनए कहते हैं, वामावर्त को जेड डीएनए करते हैं। और आपका जो दक्षिणावर्त डीएनए होता है इसमें डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्ती कुंडलित अवस्था में रहती हैं और यह सभी जीवों में पाया जाता है। और यह सामान्यतः डीएनए होता है, इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और प्रत्येक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े जाते हैं। और वामावर्त जो डीएनए होता है इसमें डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त कुंडलित होती है और कुंडलन के टेढ़े मेढ़े होने के कारण इसे हम जेड डीएनए भी कहते हैं। इस प्रकार जो इसका व्यास होता है वो 18 एंगस्ट्रॉम होता है और ये प्रत्येक घुमाव पर 12 नाइट्रोजन क्षारक जैसे जोड़ों से जुड़े होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा डीएनए सभी जीव में पाया जाता है? दक्षिणावर्त डीएनए, वामावर्त डीएनए, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। डीएनए जो द्विकुंडल के आधार पर घूर्णन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त डीएनए जिसे बी डीएनए कहते हैं, वामावर्त डीएनए जिसे जेड डीएनए कहते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जो दक्षिणावर्त डीएनए होती हैं इसमें डीएनए अणु की दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के जो चारों ओर जो होते हैं दक्षिणावर्त कुंडलित अवस्था में रहते हैं और यह सभी जीवों में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः डीएनए है, इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है और प्रत्येक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े होते हैं। तो आपका दक्षिणावर्त जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला जो है सही हो जाएगा।
जो सभी जीवों में पाए जाने वाले जो डीएनए है वो दक्षिणावर्त डीएनए है और ये चारों दिशा में कुंडलित अवस्था में रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड डीएनए के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिणावर्त डीएनए, वामावर्त डीएनए, एम डीएनए, आर डीएनए। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जेड डीएनए किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो दक्षिणावर्त जो डीएनए होता है उसको बी डीएनए कहते हैं, वामावर्त जो डीएनए होता है उसको हम जेड डीएनए कहते हैं। और इसमें जो डीएनए होता है वो अणु की दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त कुंडलित अवस्था में होते हैं और जो कुंडलन के समय इनका जो टेढ़े मेढ़े होने के कारण इनको जेड डीएनए कहते हैं। और इसका व्यास जो होता है वो 18 एंगस्ट्राम होता है। प्रत्येक घुमाव 12 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े से होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। वामावर्त डीएनए को ही जेड डीएनए कहते हैं क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े आकार में कुंडलित अवस्था में रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक के डीएनए वलयाकार होते हैं? वायरस, माइक्रोकॉन्ड्रियल, क्लोरोफिल, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से प्रकार है जो प्रोकैरियोटिक हैं और डीएनए जो होती है उनकी वलयाकार होती है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो एक सूत्रीय डीएनए जिसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी कहते हैं और कुछ वायरस में जैसे अपवाद स्वरूप होते हैं पॉली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है, जैसे आपका यस13ई कोलीफेज वायरस है। इसमें जो है क्षारक का जो अनुपात होता है वो समान नहीं होता है। और सभी प्रोकैरियोटिक वायरस होते हैं तथा माइक्रोकॉन्ड्रियल और क्लोरोफिल के डीएनए जो होते हैं ये वलयाकार होते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सूत्रों के किनारे स्वतंत्र ना होकर बंध संरचना पाई जाती है। और सामान्यतः डीएनए में अधिक तापक्रम तथा पीएच हाइड्रोजन बंधकों को तोड़ देते हैं जिससे दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। और इसके विपरीत वलयाकार डीएनए में दोनों सूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं। और यह भी है कि डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं को भी संचालित करता है और प्रोटीन का संश्लेषण को नियंत्रित भी करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी वायरस, माइक्रोकॉन्ड्रियल, क्लोरोफिल सभी में प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं वलयाकार होते हैं। ओके, और प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक अनुपस्थित हो या मतलब पूर्ण विकसित ना हो वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए में थायमिन के स्थान पर निम्न में से किस प्रकार का बेस पाया जाता है? ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, यूपरिक सभी। तो आपको बताना आरएनए में थायमिन के स्थान पर किस प्रकार का बेस पाया जाता है। तो आरएनए जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसकी रचना जो होती है वो डीएनए जैसी ही होती है। और इसमें अंतर सिर्फ बेस का होता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है और यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। और सामान्यतः जो आरएनए होता है एक सूत्री होता है परंतु कुछ वायरस में यह द्विसूत्री या डबल हेलिकल भी हो जाता है, जैसे रीवो वायरस है, वुल्ड ट्यूमर है, ये सारे जो है द्विसूत्री हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। इसमें थायमिन के स्थान पर साइटोसिन पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड डीएनए की खोज किसने किया था? जेड डीएनए की खोज किसने की है बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है नोर्डीम, सेकंड है बैग, थर्ड है एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए क्या हो सकता है? जेड डीएनए किसको कहते हैं अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी खोज बताना है कि किसने किया था। तो जेड डीएनए की जो खोज है वो आपका नोर्डीम और बैग दोनों ने मिलकर सन 1984 ईस्वी में किया था। सन 1984 ईस्वी में किया था। और जेड डीएनए को वामावर्त डीएनए भी कहते हैं और इसमें जो है डीएनए अणु के दोनों श्रृंखलाएं एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त कुंडलित होती रहती हैं और कुंडलन जो होता है इनका टेढ़े मेढ़े आकार के होने के कारण इनको हम जेड डीएनए कहते हैं। इसका व्यास जो होता है 18 एंगस्ट्राम होता है। इसका घुमाव जो होता है 12 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। नोर्डीम और बैग ने 1984 ईस्वी में जेड डीएनए की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए का मुख्य प्रकार में शामिल है। आरएनए के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पे होगा, आरएनए का मुख्य कार्य होगा। आरएनए के मुख्य कार्य में शामिल है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, राइबोज शर्करा, हिस्टोन प्रोटीन। तो चलिए बहुत इजी है, इसको तो आप लोग बता सकते हैं। तो आरएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और इसकी रचना जो होती है डीएनए के समान ही होती है और इसमें केवल बेस का अंतर होता है क्योंकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है और यह कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाए जाते हैं। और सामान्यतः जो आरएनए होते हैं वो एक सूत्री होते हैं लेकिन कुछ में ये अपवाद स्वरूप द्विसूत्री भी पाए जाते हैं। और आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है, परंतु कुछ पादप वायरसों में यह आनुवांशिक पदार्थ के वाहक का भी कार्य करता है। और सामान्यतः वायरस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है या फिर अपवाद स्वरूप आरएनए पाए जाते हैं। और टीएमबी जो होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तंबाकू मोज़ेक वायरस, जीवाणुभोजी, ये सारे जो है अपवाद स्वरूप है जिसमें
आरएनए के डीएनए के स्थान पर आरएनए अपवाद स्वरूप पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है राइट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएनए के प्रकार में शामिल है आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना आरएनए के प्रकार में शामिल है। तो आरएनए के बारे में मैंने बता दिया कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें जो होते हैं आपका आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और आरएनए जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए कहते हैं। और आपका दूसरा होता है आपका टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं या स्थानांतरण आरएनए कहते हैं। और तीसरा होता है एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। तो आपका आरएनए 3 प्रकार का होता है, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो आप ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का कितना % भाग आरआरएनए का होता है? 20%, 75%, 90%, 35%। तो आपको बताना है कोशिका में जो उपस्थित आरएनए होता है उसमें कितना % आपका आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो आरआरएनए क्या होता है? इसे हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, और कोशिका में जो उपस्थित कुल आरएनए का 75% भाग आरएनए का होता है, और ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। और इसका संश्लेषण न्यूक्लियोल में होता है, न्यूक्लियोल मतलब न्यूक्लियस में होता है, और यह अत्यंत स्थिर प्रकृति का होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 75% जो होता है उसमें आरआरएनए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का कितना % भाग टीआरएनए होता है? 10 से 15%, 15 से 25%, 50 से 50%, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कोशिका में उपस्थित जो आरएनए है उसमें कितना % आपका टीआरएनए होता है। अभी मैंने बात किया राइबोसोमल के बारे में कि आरएनए का 75% भाग आरआरएनए होता है, और आपका आरएनए का टीआरएनए में कितना % होता है? तो 15 से 25% भाग आपका टीआरएनए होता है। और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, इसे स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। और ये कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 15 से 25% भाग टीआरएनए होता है, और सभी प्रकार के आरएनए में सबसे छोटा जो होता है वो टीआरएनए ही होता है। ये एडाप्टर अणुओं की तरह कार्य करते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइसोसोम पर लाते हैं और वहाँ पर प्रोटीन बनाते हैं। इसकी त्रिविमीय संरचना जो होती है ये क्लोवर लीफ के सदृश जो होती है वो प्रतीत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, 15 से 25%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जेडआरएनए। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आरआरएनए जो होता है ये सबसे छोटा होता है, जिसे हम टीआरएनए जो होता है सबसे छोटा होता है, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। और ये जो होता है कोशिका में उपस्थित जो होती है कुल आरएनए का 15 से 25% आपका टीआरएनए होता है, और सभी प्रकार के जो आरएनए में सबसे छोटा जो आपका है वो टीआरएनए है। और ये एडाप्टर अणुओं की तरह भी कार्य करते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेते हैं, और ये द्विविमीय संरचना वाले होते हैं या क्लोवर लीफ के सदृश प्रतीत होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेशवाहक आरएनए का नामकरण किसने किया? जैकब, मोनार्ड, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसके बारे में बता दीजिए। संदेशवाहक आरएनए जिसे हम टीआरएनए कहते हैं या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इसकी खोज संदेशवाहक का मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए की खोज किसने की थी? तो मैसेंजर आरएनए की खोज जो है या एमआरएनए की खोज जैकब और मोनार्ड ने 1961 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण जो है जैकब और मोनार्ड ने किया था। और कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 5 से 10% भाग होता है, और यह डीएनए से बनते हैं और अमीनो अम्लों को चुनने में मदद भी करते हैं। यह बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। जैकब और मोनार्ड दोनों ने मिलकर 1961 ईस्वी में इसका नामकरण किया था संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? डीएनए, आरएनए, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए क्या हो सकता है प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सा आदेश देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। डीएनए जो होता है ये प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए की संरचना क्या होती है, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? डीएनए, आरआरएनए,
rRNA, tRNA। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आदेश के अनुसार आप बता ही सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कौन कर सकता है। तो आदेश के अनुसार आपका जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये आपका rRNA करते हैं, RNA करता है, आपका RNA करता है। अगर RNA ना होता तो rRNA आपका सही हो सकता था, राइबोसोमल। वैसे भी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका आदेश अनुरूप दे रहा है, आदेश देना, संदेश देना, ये हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, RNA फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लियम। इसकी रचना भी DNA की तरह होती है, इसमें केवल बेस का अंतर होता है और RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाए जाते हैं। और RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। RNA 3 प्रकार के होते हैं, राइबोसोमल RNA, स्थानांतर RNA और संदेशवाहक RNA। तो आपका जो आदेश के अनुरूप प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं वो आपका RNA करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में कितने प्रकार के tRNA पाए जाते हैं? 10, 20, 60, 80। तो चलिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं? तो कोशिका में RNA की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो कोशिका में लगभग 20 RNA पाए जाते हैं। 20 RNA, जितने जो होते हैं शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उतने ही आपके शरीर में RNA भी पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, 20 प्रकार के tRNA पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में निम्न में से कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? केंद्रक में कौन से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? DNA, RNA, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ये भी तो आप लोग बता सकते हैं बहुत इजी से। चलिए बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? आपके उसमें कौन सा RNA पाया जाता है? तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। DNA में इसमें क्या पाया जाता है? तो आपका जो DNA होता है उस मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में जो हो मुख्यतः DNA जो है मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और RNA जो होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन 2, 5, 8, 9। तो आपको बताना हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए। तो हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो 4 होते हैं उनको कोर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जिसमें आपका H2A, H2B, H3 और H4, ये चारों जो होते हैं इनको कोर हिस्टोन कहते हैं। और आपका जो 5वां होता है उसे हम क्रीप हिस्टोन कहते हैं और H1 होता है उसको हम क्रीप हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो आपका हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, इन चारों को हम कोर प्रोटीन कहते हैं और इसको हम क्रीप प्रोटीन कहते हैं। और जो DNA, RNA तथा हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो होते हैं क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे मिलकर क्रोमोसोम बना होता है? DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन, उपर्युक्त सभी। तो अभी इसके बारे में मैंने बता दिया। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, निम्न में से किससे मिलकर क्रोमोसोम बना होता है? तो अभी मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 4 को हम कोर हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 होते हैं और H1 जो होते हैं उसको क्रीप हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और DNA, RNA और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो होते हैं क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन तीनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, DNA से RNA बनने की विधि कहलाती है। DNA से RNA बनने की विधि क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एमाइटोसिस। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। तो DNA से जो RNA बनने की विधि होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और इस विधि में DNA की एक श्रृंखला पर RNA की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है और नाइट्रोजन बेस्ड जो थायमिन होता है उसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। और इसकी जो खोज है वो ट्यूमर वायरस में की गई थी, जिसमें RNA से DNA का निर्माण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें, बार बार पढ़ा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सबसे टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। DNA, RNA, न्यूक्लिक अम्ल, एक नया क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखा करिए, सीरियसली पढ़ाई किया कीजिए और क्लास बिल्कुल मिस ना किया कीजिए जब तक कोई अर्जेंट वर्क ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।